अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइरा नवाज़। और आज हम बात करेंगे कि मुल्क के गर्दिशी कर्ज़े जो 2013 में 450 अरब रुपए थे और जो कि अदा भी कर दिए गए थे, अब फिर से बढ़कर 1200 अरब रुपए हो गए हैं। और इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ इन्वॉल्व हैं और नए मुशीर पानी और बिजली पर जो इल्ज़ामात लगे हैं उस पर भी बात करेंगे। जबकि नंदीपुर करप्शन केस जो है उस पर भी कुछ बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं सैयद आदिल गिलानी साहब, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साबिक चेयरमैन हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल गिलानी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आदिल गिलानी साहब, मुल्क के ये जो गर्दिशी कर्जे हैं आज हम उसके हवाले से बात करेंगे। 2013 का जब हम जिक्र करते हैं तो 450 अरब रुपए थे उस वक्त जो कि अदा कर दिए गए थे। अब क्या ऐसा हुआ कि फिर से बढ़कर 1200 अरब हो गए, क्या वजह है? देखिए, ये एक पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि ये पाकिस्तान की इकॉनमी डिरेल जो करने वाला था वो था अयूब खान। अच्छा, हमारे यहाँ पानी बहुत है, ठीक है, हमारे यहाँ नहरें बहुत हैं, ठीक है, हमारे यहाँ हाइड्रो पावर जो है जो फ्री प्रोड्यूस करती है, उसमें इनपुट ज़ीरो होती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है। ठीक है, वो जब पाकिस्तान डिवाइड हुआ तो इंडस बेसिन ट्रीटी वर्ल्ड बैंक के साथ और ब्रिटेन के साथ मिलके बनी और उसके हिसाब से 3 नहरें जो है वो इंडिया को दी गई, 3 पाकिस्तान को दी गई। और पाकिस्तान में ये हुआ कि डैम बनेंगे। वो डैम बनने का जो पूरा प्रोसीजर था उसमें लोन भी आया वर्ल्ड बैंक का। पहला डैम बना वारसक डैम, दूसरा डैम बना था मंगला डैम, तीसरा डैम जो है वो बनना था कालाबाग डैम। जी जी, उसकी जगह उन्होंने बना दिया अयूब खान साहब ने तरबेरा डैम। ठीक है, और तरबेरा डैम के बाद जो है वो डैम बनना था वो कालाबाग डैम, वो डीरेल हो गया, जो कि आज तक नहीं बन सका। और पूरी की पूरी इकॉनमी जो है वो बैठ गई, क्योंकि उसके बाद जो बिजली घर बने वो 1990s के अंदर जब पीपल पार्टी की हुकूमत आई तो उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम ही वापडा ने चेंज कर दिया। और वापडा ने हाइड्रो पावर की जगह जो है वो ये बिजली घर जो है वो उस पर लगाने शुरू की। हब को बनाया उन्होंने, हब को जो है वो फर्नेस वाइड पे था और उसकी वजह से जो है पूरी की नई स्कीम बनाई है जिसके बीओटी और बीओ कंसेप्ट लेकर आए, वो भी नहीं हुआ। वो बीओ पे वापडा ने जो है उसका टेंडर कराया था वर्ल्ड बैंक के कहने पे, और उसके बाद उसको जब दिया उसके अंदर भी बड़े करप्शन चार्जेस थे, वर्ल्ड बैंक पे भी चार्जेस थे। और उसको जो है वो बीओ की जगह ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर बीओटी की जगह उसको बीओ कर दिया। बीओटी होता है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र आफ्टर 20 साल 25 साल 30 साल जो भी ड्यूरेशन होता है। बीओ होता है कि आप बनाएं, ऑपरेट करें और आपका हमेशा के लिए रहेगा। अच्छा। वो ट्रांसफ़र कर दिया और उसमें गारंटेड उनको प्रॉफिट दिया गया। अच्छा, जो गारंटेड उनको फिर कंसेशन दिए गए इनकम टैक्स के, वो आज की स्कीम में आके जो सत्यानाश हो गया। वो पॉलिसी अब चल के उसके बाद इंटर पावर प्लांट आए। तो ये सर्कुलर डेब्ट जो है वो उसकी वजह से है कि गवर्नमेंट ने गारंटी दी इनको पावर प्लांट्स को कि अगर आप चलाएंगे तो हम आपको 17%, 18%, 19% गारंटेड प्रॉफिट देंगे। आपका इनकम टैक्स जो है 20 साल के लिए माफ़ होगा। आपकी बिजली अगर हम नहीं खरीदेंगे तो हम 70% आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट देंगे। तो वो सारा पैसा जो है सर्कुलर डेब्ट में जमा होना शुरू हो गया। तो 2013 में 2012 के अंदर जब ये हुकूमत पीपल पार्टी की थी जा रही थी और नई हुकूमत आ रही थी तो 430 या 480 अरब के लिए सर्कुलर डेब्ट तैयार हो गया था। हमने इसी चीज़ के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है गारंटी देती थी आईपीपी को और उसका जो है ये 18% का उनको इंसेंटिव था प्रॉफिट का कि जो इनपुट होगी उसके ऊपर 18% वो लेते थे। तो इनपुट अगर है उसकी फर्स्ट कर 1 अरब रुपए की होती थी हर महीने एक बिजली घर की, तो 1 अरब की जगह 2 अरब शो करता था। और अच्छा। 2 अरब नेपरा वाले उसको 2 अरब को पैसा खा के मान लेते थे और 2 अरब पे 18% प्रॉफिट देते थे। तो वो पैसा जो है वो ज़्यादा हो गया, बिजली की कीमतें भी बढ़नी शुरू हो गई और वो सारा। तो हमने ये फरवरी 26 दिसंबर 2012 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एससीसीपी को लेटर लिखा कि फर्टिलाइज़र कंपनियाँ, फर्टिलाइज़र को भी गारंटी है कि उनको गैस दी जाती है सब्सिडाइज पे। गैस उस वक्त मिलती थी 460 रुपये पर MMCF, फर्टिलाइज़र को 126 रुपये में दी जाती थी। अच्छा। कि वो इकोनॉमी के इतना ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो फर्टिलाइज़र जो है सस्ता बनेगा तो किसानों को मिलेगा तो किसान जो है इस्तेमाल करेगा। वो उसको फ्रॉड करके उसको जो उन्होंने फर्टिलाइज़र के सस्ती लेने के भी महंगी कमाते थे। 100% प्रॉफिट कमाया उन्होंने। उसमें
ये एंग्रो वाले थे, उसके अंदर जो है वो फौजी फर्टिलाइज़र थे। तो उसके हमने उनको लिखा कि भाई ये जो है गवर्नमेंट की गारंटीज हैं, गवर्नमेंट की इनपुट है, तो ये फ्रॉड कर रहे हैं, तो इस पर SECB काम करे। SECB ने ये किया कि जवाब दे दिया कि जी ये आप जो है इसका हमें, एक तो कहा कि ये जो फर्टिलाइज़र का है ये ऑलरेडी कंपटीशन कमीशन ने इसको उठाया हुआ है, तो ये हमारे पर्वे में नहीं आता, वो कर रहे हैं। ठीक है। और अच्छा, इन द मीन टाइम हमने जो है वो हमारे हर लेटर को हम सुप्रीम कोर्ट को भी भेज देते हैं। सही। TI का ये असूल है। सुप्रीम कोर्ट ने HR केस लिया उसका और SECB से रिपोर्ट मांग ली। तो इनका लेटर जो है हमारा 26 दिसंबर का जवाब आया, 27 फरवरी को आप देख रहे हैं कि जी इसके अंदर जो है वो आपने मांगा था, हम आपको नहीं दे सकते ये, क्योंकि ये जो है SECB जो है इसके अंदर फर्टिलाइज़र में इन्वॉल्व नहीं है। SECB इज़ द इदारा जो कि पूरे पाकिस्तान की रेगुलेट करता है इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, ठीक। और वो गलत करें तो उसको रोकता है, उसको बंद कर सकता है। तो ये मिला हुआ है उस वक्त जो है सारा का सारा, उस वक्त के लोगों ने ये चीज़ों को मिला के पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क जो है वो SECB की जो है वो करप्शन की वजह से हुआ है। SECB की ओवरसाइट जो है वो लूज थी, आज भी उसको सख्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि उस ज़माने में कंपटीशन कमीशन के अंदर खालिद मिर्ज़ा होते थे, आज वो SECB के पॉलिसी बोर्ड के चेयरमैन बन गए। अल्लाह करे कि वो यहाँ पर कोई सही काम करे, पता नहीं होगा नहीं होगा, मगर ये चीज़ है। तो इसके अंदर फिर ये हुआ, उन्होंने दूसरा लिखा कि IPP का जो हमने बताया जो गड़बड़ करते हैं इंटरनेशनल ये इंडिपेंडेंट पावर प्लांट, और ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये इसको हमसे मांगा है, तो ये कंटेम्प्ट कोर्ट हो जाएगा अगर हम आपको कोई जवाब देंगे। इसमें लेटर जब हमने लिखा तो उसके बाद मुझे फ़ोन आया, मैं उस वक्त TI पाकिस्तान के अंदर एडवाइज़र था, और मुझे अब्दुल्ला यूसुफ का फ़ोन आया जो IPP के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे कि आदिल भाई क्या हाल है। मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने कहा जी सर, वो उससे पहले जो है FBR के चेयरमैन थे, बड़े अच्छे आदमी। अच्छा। उन्होंने कहा जी आपने लेटर लिखा था और इस चीज़ का हमारे पास भी आया है, तो आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और ये फर्टिलाइज़र का तो आपने सही उठाया कि ये लोग बड़ा चोरी करते। IPP वाले तो सही हैं। मैंने कहा सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसका जो जवाब आप दे के इसको ख़त्म कर दें, मिलने आएंगे। उसके बाद ये हुआ कि वो जब उनके पास सुप्रीम कोर्ट की जो इंक्वायरी का पता चला, उनको SECB का पता, SECB ने जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पे लिखा तो वो चले गए कोर्ट में और स्टे ऑर्डर ले लिया था IPP ने। अच्छा, हमने फिर जब ये हमारे पास लेटर फरवरी में आया तो फिर हमने दोबारा TI पाकिस्तान की तरफ से, मैं एडवाइज़र था उस वक्त, मैंने इनके चेयरमैन को लिखा मोहम्मद अली को, ये क्या हो रहा है, ये आपके यहाँ कौन आदमी है जो कि इस तरह कह रहा है कंटेम्प्ट कोर्ट है। हमारी लेटर के ऊपर जो है वो ह्यूमन राइट केस उठाया, कंप्लेन हमारे पास आई थी, हमने फॉरवर्ड किया आपको, कॉपी हमने सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, तो ये आपके लोग ये सही काम नहीं कर रहे, इसको आप संभालें। तो ये लेटर आप देख रहे हैं इसके अंदर। ठीक। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब लिखा तो उसके बाद SECB की हालत ख़राब हो गई, उन्होंने उसकी पूरी इंक्वायरी करके इंक्वायरी रिपोर्ट जो है SECB में जमा करा दी। वो रिपोर्ट आप यहाँ देख रहे हैं कि रिपोर्ट फिक्टिशियस लोडिंग ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ KAC एंड IPP, ये सारे IPP KAC भी ज़माने में प्राइवेटाइज हो गया था। तो उसके अंदर जो कंपनियाँ जो उन्होंने चेक करी थी वो कंपनियाँ थी सैफ पावर लिमिटेड, लिबर्टी पावर लिमिटेड, ओरिएंट पावर कंपनी लिमिटेड। ओरिएंट पावर के जो CEO थे, अभी भी शायद CEO हैं, वो नदीम बाबर हैं, जो कि आज केयर टेकर, आज की हुकूमत में वो मशीर हैं बिजली के, पानी बिजली के प्राइम मिनिस्टर के। ये अभी हाल में जो 2 हफ्ते पहले चेंजेस हुए इसमें ही आए हैं। अच्छा। और इनके ऊपर जो है और भी इल्ज़ाम हैं जो आगे आके बताऊंगा, जो लोगों ने लगाए हैं, पता नहीं सही है गलत है, कि इनको ये सुई नॉर्दर्न के जो है ये 80 अरब के करोड़ के डिफ़ॉल्टर हैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू है इनका सारा का सारा उसमें, मगर इसके अंदर तो डायरेक्टली वो इन्वॉल्व है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इनका, तो ये था मौजूद है, ये इनकी कंपनी की ऑडिट किया था। फिर सफ़ायर इलेक्ट्रिक है, एटलस है, लिबर्टी है, पाकजन जो है मंशा की है, जापान पावर है, लाल पीर है, कराची इलेक्ट्रिक। तो इन सबों की इंक्वायरी रिपोर्ट है। तो इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर इसमें जो है SECB ने लिखा कि हमने ये पूरा का पूरा चेक किया, और चेक करने का तरीका ये कि फर्नेस ऑयल जो ये मंगाते हैं वो एक्स्ट्रा कीमत उसके लगाते हैं, जो कीमत है उस पर 5-10% ऐड कर देते हैं कीमत। इस तरह वो चीज़ें उनकी जो है मेंटेनेंस की कॉस्ट बढ़ा देते हैं, इस तरह इनके जो ओवरहेड है वो बढ़ा देते हैं। इसके अंदर इनकी प्रोडक्शन जो है वो जैसे गैस से वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो फ्यूल से बना के कर देते हैं, तो उसके अंदर उसकी कीमत 4 गुना बढ़ जाती है। तो ये सारा उन्होंने इसके हिसाब से इसकी चेकिंग शुरू की। ठीक है आदिल साहब, मज़ीद भी गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे नाज़रीन, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू के सिलसिले को एक मरतबा फिर आगे बढ़ाते हैं। मुल्क के गर्दिशी कर्ज़ों के हवाले से सैयद आदिल गिलानी साहब हमें हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, हमें वो चीज़ें बता रहे हैं जो शायद बहुत सी वो लोगों को नहीं मालूम है। मज़ीद भी बात करते हैं। जी आदिल गिलानी साहब, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। तो वहाँ जो SCCP IPP की करप्शन की इंक्वायरी कर रहा था, तो उस पर उन्होंने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई, कॉपी TI को भेजी। उसमें उन्होंने कहा कि हमने इस कंपनी की जो है वो कागज़ मांगे कि आपके हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ट्रांसपेरेंसी के, तो आप हमें डॉक्यूमेंट दें। तो ये कंपनियां जो हैं डॉक्यूमेंट तो उन्होंने नहीं दिए और ये चले गई हाई कोर्ट, लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ले लिया उन्होंने हमारे खिलाफ। और कंपनियों के नाम बताए, सैफ पावर, लिबर्टी पावर, ओरिएंट पावर कंपनी लिमिटेड जो कि प्राइवेट, जो कि नदीम बाबर की कंपनी है। ठीक। फिर सफ़ायर इलेक्ट्रिक, एटलस पावर, लाल पीर, पाकजैन मंशा की कंपनी है, ठीक, मियाँ मंशा की। तो ये चले गए। इन्होंने जो इंक्वायरी के अंदर दिया, और होगा तो लंबा चौड़ा होगा, मगर ये आपको दिखा रहा हूँ स्लाइड पे। ओरिएंट पावर पे कंपनी हैज़ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस चार्जेस और ₹510 मिलियन फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2011 विच आर वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू द मार्केट प्रैक्टिस। ये इनके खिलाफ प्रूव कर दिया SCCP ने। कंपनी कॉस्ट ऑफ सेल पर किलोवाट आवर इज 5.16 इज़ हाई एज़ कम्पेयर टू द अदर कम्पिटिटर्स। तो ये ओवर इनवाइस कर रहे हैं हर चीज़। ये है नदीम बाबर की कंपनी। लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस इंक्रीज रैपिडली फ्रॉम 4,89,000 रुपीज़ 2010 के मुकाबले में 86 लाख 2011 में। एकदम से वो कीमतें 10 गुना लीगल, मतलब ये पैसा निकाल के ये सारा खर्चा फिर आता है नेपरा को जाता है। नेपरा इसके हिसाब से 18% प्रॉफिट लगा के आप हमसे जो है टैरिफ बढ़ा देते हैं और हम दे रहे हैं। आज जो हम 20 रुपये दे रहे हैं इसकी वजह से दे रहे हैं। ठीक। फिर स्टोर सप्लाई जो है ये इंक्रीज़ हो गई। 2011 में 23 मिलियन थी, 2012 में जो है ये 300 मिलियन हो गई। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो कंपनी चली गई, कोर्ट में स्टे ऑर्डर ले लिया हमारे खिलाफ। यही KSC का बात हुई कि इलेक्ट्रिक का भी यही है कि वो गैस से प्रोड्यूस करते हैं और शो करते हैं कि वो उन्होंने फर्नेस ऑयल से किया। फर्नेस ऑयल जो है वो लेते हैं और उसके अंदर कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें ओवर इन्वेस्टिंग। तो ये जब सारा का सारा हो गया, तो जब ये हुकूमत आई, ये हुकूमत जो आई थी, ये आई थी मुस्लिम लीग नवाज़ की। ये मेरा ख्याल से जून में आई थी, जून 2013 में आई थी। जून 4 जून 2013 को प्राइम मिनिस्टर ने वोट उठाया था और 30 जून को इन्होंने 430 अरब रुपये IPP के पेमेंट कर दी थी। उस पेमेंट पे हमने इनको लिखा था ख्वाजा आसिफ को। ये आप स्लाइड देख रहे होंगे कि स्लाइड के अंदर कि आप जो है इसको पेमेंट कर रहे हैं, इसका ऑडिट होना चाहिए। और इसका ऑडिट जो है आपने इसका ऑडिट, फिर उन्होंने कहा हमने ऑडिट कराना है, तो उन्होंने असद अली शाह को ऑडिटर लगा दिया। एक प्राइवेट कंपनी का जो ऑडिटर था, वो मेरे ख्याल से कायम इसका किसी का चीफ मिनिस्टर का बेटा था। तो उन्होंने कहा ये आप बगैर टेंडर के दे नहीं सकते, आप ऑडिटर जनरल से कराएं। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने इसका ऑडिट करना है। और अगर आप अपनी पेमेंट कर भी दी है तो आप इनसे गारंटी ले लें कि अगर ऑडिट होगा और जो चीज़ें हैं कोर्ट से अपने स्टे ऑर्डर वापस लेंगे। दूसरी कंडीशन लगाई कि आप इसकी ऑडिट कराएं और ये इसे गारंटी लें कि अगर ये ऑडिट में निकलेगा तो दे विल रिफंड। तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया इस चीज़ का। अच्छा। उसके बाद ये हुआ कि उनको पेमेंट हो गई और उस पेमेंट के ऊपर जो है वो बड़ा शोर शराबा हुआ और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान बुलंद अख्तर राना ने इसकी ऑडिट की और उन्होंने कहा कि ये जो है इसको जो है बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है पाकिस्तान को और बगैर ऑडिट के दे दिया गया है। इसकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी में दी गई। पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर जो है आप खुर्शीद शाह साहब ने उसको जो है कुछ एक्शन लिया नहीं और अब उसका जो है मसला आ रहा है। तो जो पेमेंट करी गई थी ख्वाजा आसिफ को, जो हमने दोबारा लेटर लिखा कि आपने ये पेमेंट कर दी है, वो आप चार्ट देख रहे होंगे ये इसके अंदर 18 दिसंबर 2013 को ये 480 अरब रुपए पेमेंट किए गए थे। कंपनियों के नाम है ये। हपको को सबसे ज़्यादा पैसा जो है हपको को मिला 75 बिलियन रुपीज़, फिर कैपको को 41 बिलियन रुपीज़, उसके बाद फिर हपको नारियावाल को भी मिला 17 अरब रुपये, फिर इन सबों को, फिर ओरिएंट को भी मिला 1.5 अरब रुपये। तो उस वक्त का ये सारा का सारा जो है ये एक्सरेगुलर डेब्ट का सुना ये है कि ये जब ये ख्वाजा आसिफ साहब ने इनको दिया था तो
2012 में तो अब्दुल्ला यूसुफ थे, 2013 में ये नदीम बाबर साहब जो हैं वो आईपीपी के चेयरमैन लग गए थे एसोसिएशन के, और उन्होंने ये सारी चीज़ें नवाज लीग की हुकूमत में करवाई थी कि ये 480 रुपये की पेमेंट हो जाए। तो अब जो इसका जो मेन मसला है वो ये है कि हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ख़राब है। ये कि कैसे हो सकता है कि 18% प्रॉफिट भी दें, कैसे हो सकता है कि उस पर जो इनकम टैक्स भी फ्री हो जाए, और पाकिस्तान को जो है ये सारा जो खेल चल रहा है तो इसकी जो है पूरी की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और वो इसकी वजह से ये हुआ है कि ये पेमेंट गलत अगर उस पर रुक जाती तो आज 1200 रुपये का ये सर्कुलर डेब्ट गर्दिशी गर्दा दोबारा नहीं होता। आज इसके लिए नदीम बाबर साहब वो फिर आ गए, तो वो इसको इंस्टेड के वो कोई ऐसा आदमी लगे मिनिस्टर जो कि इस चीज़ को करे। आपने मिनिस्टर को वो लगाया है कि जो इस केस में इन्वॉल्व है उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और उसकी अपनी आईपीपी कंपनी ने जो पेमेंट लिया उसने, तो वो तो जाहिर है कि अपने आप की इंक्वायरी तो कोई नहीं कर सकता ना ये। तो इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है इनका, और ये जब तक सही नहीं होगा ये चीज़ें हमारे मुल्क के अंदर खर्चे जो है ये होते रहेंगे। उसके बाद जो है वो फर्टिलाइज़र का हुआ, जो फर्टिलाइज़र के अंदर 2016 में कंपटीशन कमीशन ने जो है वो फौजी फाउंडेशन को और एंग्रो फर्टिलाइज़र को कह दिया कि ये भी ओवर इनवॉइस कर रहे हैं, और इनके प्रॉफिट जो है वो 91% ने उस साल डिक्लेयर किए उन्होंने प्रॉफिट एंग्रो ने, और उस पर उन्होंने दोनों कंपनियों पे टोटल 8.5 बिलियन रुपीस फाइन लगा दिया। ये 2015-16 की बात है। आज हो गया 2019, इसको भी कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं निकाल रहा। और इस चीज़ के अंदर हम कैसे उठाएंगे कि आईपीपी के अंदर जो है ये अभी आप इसकी एक स्लाइड देख रहे हैं, हफीज़ पाशा साहब है, डॉक्टर बड़े फेमस है, इन्होंने पूरी रिपोर्ट लिखी थी, ये 2015 की रिपोर्ट है नवंबर की, कि आईपीपी के हेप्को और कैपको ये सबसे ज़्यादा कंपनियां हैं जिनके फाइनेंशियल रिजल्ट जो है 53% प्रॉफिट 31% प्रॉफिट होता है। लाइफ टाइम लिखा है उनके रिपोर्ट में जी, lifetime income tax exemption is unprecedented in the world and no other industry enjoys such special treatment. According to FBR, the annual revenue foregone is 51 billion rupees. ये इनकी रिपोर्ट है कि FBR कहता है कि इनकी इनकम टैक्स जो IPP को माफ़ किया गया है उम्र भर के लिए 51 बिलियन है, ये 2015 की है। उसके बाद अभी और लगे हैं, तो ये तकरीबन 1000 यानी मेरे ख्याल 51 की जगह 155 अरब रुपए तो इनकम टैक्स की माफ़ी हुई है। बाकी जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं ये अलग है। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि इस हुकूमत को जो है वो अपने इस पर्टिकुलर आईपीपी के केस को जो है वो थॉरोली देखा जाए, बुलंद अख्तर राना की रिपोर्ट देखी जाए, और नेपरा को और ये पॉलिसी को देखा जाए ये डिरेल क्यों हुआ था। हपको के जो 1992 का है उस वक्त देखा जाए, उस वक्त जो है इसके अंदर इन्वॉल्व थे वो उस वक्त एक बहुत जूनियर अफसर थे मगर इन्वॉल्व थे सलमान फारूकी, वो भी इसके अंदर थे। उसके अंदर मसूद जो सेक्रेटरी लगे थे वो भी उसमें इन्वॉल्व थे। वो उसके बाद मसूद साहब को तो शायद अरेस्ट भी कर लिया था, मगर बाद में वही लोग आके उन्होंने ये नया आईपीपी कर लिया, रेंटर पावर भी इन्होंने किए, ये भी किया। तो इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो महंगाई है, बिजली की जो है कीमतें बढ़ी हुई हैं, जो 20 रुपये है, इस पर पाकिस्तान चल ही नहीं सकता। जो ये है कि आईपीपी के सारे इनको रिवाइज करने पड़ेंगे और ये रेंटल लेना पड़ेगा, एक नेशनल इमरजेंसी लगानी चाहिए। ये सिर्फ बात करने से नहीं होगा कि खा गए, ये खा गए हैं, ये लीगल तरीके से खा गए हैं और ये सब इन्वॉल्व हैं। आज जो बैठे हुए हैं हुकूमत में, इनको भी देखना चाहिए कि ये इनके आपस में कौन से इन्वॉल्व हैं। बिजनेस पाकिस्तान में अगर कर रहा है कोई, अगर 100% प्रॉफिट बना रहा है तो ये दुनिया में कहीं होता है, नहीं हो सकता। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि ये आईपीपी के सारे कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज़ किया जाए और स्टार्ट किया जाए कि हपको पावर का किसने शुरू किया था, क्यों गलत हुआ था, क्या करप्शन हुई है। हपको का उस वक्त चीफ आज बैठा हुआ है यहाँ पे, हपको का जो इस वक्त है, यानी इस मुल्क के अंदर जो है ना एक इंतहा है कि हपको की, आपको अंदाज़ा होगा हपको पावर जो है वो है इस वक्त हुसैन दाऊद के नाम आता है उन्हीं के, मगर मेजर शेयर होल्डर उनके अब चेंज हो गए हैं। उनके मेगा शिपिंग वाले एक और साहब हैं, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, वो उसके मेजर शेयर होल्डर ले लिए और उस शख्स ने पिछली एमएनएसटी में 150 अरब रुपए ब्लैक वाइट कराए।
ये इस मुल्क में ये देखना है, करप्शन तो ये हुई है ना। बिल्कुल बिल्कुल, नेशनल इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है और हंगामी बुनियादों पर इन तमाम चीज़ों को देखना होगा, तभी कुछ चीज़ सामने आ सकेगी, बेहतरी की उम्मीद कायम हो सकेगी। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक मतलब फिर आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन, और सैयद आदिल गिलानी साहब हमारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साबिक चेयरमैन हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी किए हुए हम बात करेंगे हम नंदीपुर करप्शन केस के हवाले से। आदिल साहब, नंदीपुर करप्शन केस क्या है और जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की वजह से 13 अरब का नुकसान हुआ था, क्या वजूहात है, क्या कहानी है इसके पीछे? इसकी कहानी जो है वो ये है कि नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट जब ये हुकूमत आई मुस्लिम लीग नवाज़ की, तो उस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था नंदीपुर करप्शन का। ठीक है। और उस पर ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने केस फाइल किया था, और वो इन्होंने आते ही जो है हुकूमत ने आते ही उसको नंदीपुर जो रुका हुआ था प्रोजेक्ट 2 साल से, उसको डील करा के उसकी अप्रूव करके उसको स्टार्ट कराया, उसका रिवाइज PC1 अप्रूव कराया। और रिवाइज PC1 अप्रूव किया तो बड़ा शोर मच गया कि भाई ये तो बड़ा, ये 22 अरब रुपए का था, ये 59 बिलियन का इन्होंने कर दिया, तो पैसा खा गई, बस जैसे वो पाकिस्तान में चलता है। तो इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल चेयरमैन को लिखा कि इसको आप जो है ये चेक करें कि इसके अंदर हमने जो रिवाइज PC1 दिया है ये सही है या गलत है, कोई इसके अंदर पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, हमें बताया ताकि हम इसको ठीक कर लें। तो उसकी फिर TI पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स ने, उनके बाद बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने बैठ के उसकी पूरी स्टडी की और निकाला, उसके अंदर उसको रिपोर्ट बना के ये आप देख रहे होंगे 26 दिसंबर को रिपोर्ट दी गई, बड़ी जामे रिपोर्ट थी कि भाई ये इसके अंदर क्या नुकसान हुआ है। मेजर जो वजूहत थी उसमें ये था कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया था ये 2006 में अवार्ड हुआ था, बगैर टेंडर के हुआ था, ये मुशर्रफ के ज़माने में, जो कि इलीगल है। PPRA रूल के तहत ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड ही नहीं हो सकता था। उस वक्त एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने चंचनिया कहीं पे पंजाब के अंदर टेंडर किया था, उसके रेट आए थे, उसमें जो लोएस्ट कॉन्ट्रैक्टर था उसको वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं किया। उसके 1 साल के बाद नंदीपुर का प्रोजेक्ट आया, तो नंदीपुर का उन्होंने उस कंपनी को दे दिया जो इलीगल है। तो हमने उस पर लिखा कि ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था, इसके प्राइसेस जो हैं वो मार्केट रेट के नहीं थे उस वक्त के। फिर उसके ऊपर जो कंसल्टेंसी थी वो उन्होंने नेस्पा को दे दिया बगैर टेंडर के, वो इलीगल हो गया। नहीं, सोने पे सुहागा, जैसे करेला और नीम चढ़ा, दोनों इलीगल थे। तो प्रोजेक्ट जो है वो 2006 की बात है, याद रखें। 2008 में जो है वो आ गए, पीपल पार्टी आ गई, और नंदीपुर प्रोजेक्ट जब चल रहा था तो उसके अंदर पीपल पार्टी आई, और नंदीपुर के अंदर जो काम चल रहे थे तो उसकी मशीनरी वगैरह आई तो कराची पोर्ट पे, तो उसके अंदर ये था कि उनको कस्टम क्लियरेंस करने के लिए, कस्टम फ्री था, कस्टम की ड्यूटियाँ उसकी फ्री थी और सब कुछ था, तो उसकी एग्जामेशन मांगी गई मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर से। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर ने उसको भेजा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को भेज दिया। लॉ मिनिस्ट्री ने ये 2 साल तक जो है वो अपने पास फाइल दबा के रखी, मशीनरी कराची में पड़ी रही, और ये जो है इसको जिस दिन उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायर हुआ, कॉन्ट्रैक्ट उसकी 2 3 साल का जो भी था, उसके 1 हफ्ते के बाद फाइल वापस कर दी कि जी हम नहीं दे सकते, तो वो उसकी वजह से जो है वो एक डिले हो गई। उस डिले पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए ख्वाजा आसिफ साहब, और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी हेयरिंग करी, और सुप्रीम कोर्ट ने हेयरिंग करके इसका जो है वो पूरा निकाला। तो इसमें जो हमने इस रिपोर्ट में लिखा है उसमें ये लिखा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट गलत अवार्ड हुआ था, PPRA के अगेंस्ट हुआ था, तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आप इसके अंदर इंक्वायरी कराएं और इसको सज़ा दें, जो ज़माने में इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कंसल्टेंट रिस्पॉन्सिबल उनको सज़ा दें। फिर इसकी जो कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई है, वो इंक्रीज़ के अंदर जो है वो ये भी लिखा था कि 21 बिलियन तो वैसे ही इंक्रीज़ बिकॉज ऑफ दी एस्केलेशन हो जाती थी। और उसमें ये पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में जो है वो इसकी इंक्वायरी जो कराई थी, उसको एक ये आप देखेंगे स्लाइड के अंदर कि जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस रहमत हुसैन जाफरी साहब थे, उसकी रिपोर्ट दी थी उनको 2011-26 को कि ये आप इसकी इंक्वायरी करके बताएं कि ये नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका। तो
24 अप्रैल 2012 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जब ये केस चला आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में जज जो थे वो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे और आरिफ जावेद तारिक परवेज़ थे और दूसरे जज, इनके बेंच ने इसको और कहा, इनकी रिपोर्ट पढ़ी गई कि जी निग्लिजेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन अथॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जी एंड जस्टिस पार्लियामेंट अफेयर विच हैज़ कॉज द डिले इन द प्रोजेक्ट। दूसरा आइटम का अप्रॉक्सीमेट लॉस ड्यू टू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इज़ ₹13 बिलियन। ये रिपोर्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है 24 अप्रैल को जो है पढ़ी गई और इसके बाद 2013 में 10 जून को सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग की। उस वक्त तो नई गवर्नमेंट आ चुकी थी ख्वाजा आसिफ की और उस पर उन्होंने कहा, फिर नोटिस भी इशूड सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, फॉलोइंग ऑफिसर ऑफिशियल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हु हैव नॉट मेड, इसको इल्ज़ाम दिया था कि सारे ये इसके अंदर अक्यूज़ हैं जिन्होंने इसको क्लियरेंस नहीं दी थी, ड्यूटी कस्टम ड्यूटी की क्लियरेंस लॉ ने नहीं दी थी कि कोर्ट में बुलाया जाए। उसके अंदर नाम, पहला नाम था डॉक्टर ज़हीरुद्दीन बाबर देन लॉ मिनिस्टर, दूसरा नाम था जस्टिस आगा रफ़ीक अहमद द देन सेक्रेटरी लॉ, तीसरा नाम था जस्टिस रियाज कियानी देन सेक्रेटरी लॉ। फिर उसके बाद जो है ये चीज़ चली तो इसका जो है ये लॉस इसकी वजह से हुआ था। तो हमने ये रिपोर्ट में लिखा था इसके अंदर कि आप इसकी जो है इंक्वायरी करें कि ये अवार्ड कैसे हुए थे और ये अवार्ड जो है वो गलत हुए थे, उस पर किया जाए ताकि आइंदा जो है ये बचे। और ये जो 13 अरब रुपये का लॉस हुआ था उसके ऊपर भी इंक्वायरी करें। इस पर कुछ नहीं हुआ। 2013 चला गया, 2014 चला गया, 2015 चला गया, इन आप देखें 2018 में इसको जो है फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको केस को खुद ही दोबारा उठाया ठीक कि भाई ये इसका जो है उनका जो सुमोटो केस था इसका हुआ क्या और ये इसके ऊपर जब मिनिस्ट्री लॉ ने किया था तो ये क्या हुआ। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नैब को कहा कि भाई इस पर आप रेफरेंस क्यों नहीं फाइल करते। ये नैब का काम था ना रेफरेंस फाइल करना। उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 13 अरब का लॉस हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पता चल गया कि ये कंट्री गलत अवार्ड हुए तो उस पर एक्शन होना चाहिए था। तो वो उसके एक्शन जो है वो उनके लेने पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको नैब को दिया। नैब ने रेफरेंस फाइल कर दिया कोर्ट में और कोर्ट के अंदर जब रेफरेंस फाइल हो गया तो उसमें बाबर अवान साहब जो उस वक्त एडवाइज़र या मिनिस्टर लगे हुए थे, इनके एडवाइज़र लगे थे मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कि मेरा केस चल रहा है। फिर उन्होंने कोर्ट के अंदर अप्लाई किया अकाउंटिंग कोर्ट में कि मेरा नाम इस पर निकाल दे, मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। कोर्ट में वो केस चला तो इनकी जब हेयरिंग हुई तो कोर्ट ने हेयरिंग का जजमेंट रिजर्व रख लिया। तो उसके बाद बाबर अवान साहब कोर्ट में महीने के बाद गए कि जी मैं अपनी पिटीशन वापस लेता हूँ और मैं केस फाइट करूँगा। फिर केस फाइट करता है, फिर दोबारा पिछले हफ्ते उन्होंने कहा नहीं मैं दोबारा फाइल कर देता हूँ ये कि मेरा केस में नाम निकाल दें। होता ये पाकिस्तान में जाल शादी के कागजात बन जाते हैं, बैक डेट के बन जाते हैं कि वो उनका ये होगा कि जी मैं तो था ही नहीं, मेरे पास तो फाइल ही नहीं आई 2 साल तक। ये हो नहीं सकता। जो मिनिस्टर है, जो हेड है, आपके इदारे का जो हेड है उसको पता है कि इदारे में क्या गलत और सही हो रहा है। जो मिनिस्टर है उसको पता है कि उसके इदारे में क्या गलत हो रहा है, सही हो रहा है। वो अगर कह देता है कि फ़ाइल नहीं भेजो, मुझे फ़ाइल नहीं आती, फाइल भेजो कागज। तो ये चीज़ जो है ये सलमान फारूकी के अपॉइंटमेंट के ओम्बड्समैन के अंदर भी हुआ था कि फ़ाइल की मूवमेंट चेक करे कोर्ट और पता करे कि ये फ़ाइल में झूठ सच क्या है। तो इसका जब केस निकलेगा तो ये 13 अरब का तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कमीशन ने इसके प्रूफ कर दिया कि लॉस हुआ है। उस वक्त 13 अरब, आज से 2012 की बात हो रही है, आज से 5 साल पहले उस वक्त 13 अरब आज के डॉलर के हिसाब से जो है वो 26 अरब हो गए। उस पर इंटरेस्ट लगाओ तो हो गया 40 अरब। वो 40 अरब जो है वो आज मिनिस्टर बनने के चक्कर में है और कोर्ट से मांग रहे हैं। तो इस चीज़ का ये करप्शन पाकिस्तान में कैसे ख़त्म होगी कि अगर ऐसे करप्ट जिसमें सुप्रीम कोर्ट में प्रूव हो गया है कि एक आदमी ने करप्शन की है, ठीक है, और नैब ने नहीं किया। उस ज़माने के नैब को पूछना चाहिए कि नैब ने क्यों नहीं किया। अभी जो नैब ने किया तो सुप्रीम कोर्ट कहने पे किया। अब नैब के अंदर अकाउंटिंग कोर्ट है, वो उसके अंदर उसको सज़ा देता नहीं देता, ये आगे देखना है। वजह यह है कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में जो वकीला है, जो सिस्टम है, उसके हिसाब से करप्शन पे सज़ा मिलना बड़ा मुश्किल है। छोटी करप्शन पे सज़ा हो जाती है, जिसने कोई चोरी की है, जिसने कोई 5-6 लाख का कोई SDO ने किया है। मगर ये मिनिस्टर और ये क्योंकि इतने हाई फाई केसेस होते हैं कि जाते हैं बढ़ के, और अजीब सा सिस्टम है कि ये बहुत टेस्ट केस है हुकूमत का कि नंदीपुर के अंदर अगर सज़ा नहीं हुई तो क्यों इन लोगों को, अगर नहीं हुई तो ये इस पाकिस्तान के अंदर करप्शन जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल गिलानी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए और इतना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ज़ाती मफादात का जो खेल है उसने मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। ज़रूरत इस अमर की है कि माशरे में मौजूद काली भेड़ों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए, तब ही आवाम जो है वो सुख का सांस लेगी। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।